स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए एक मैप बनाएंगे। सबसे ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण और दाहिने तरफ होता है पूर्व और लेफ्ट साइड होता है बाई तरफ पश्चिम। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। यह एक व्यक्ति है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ये दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, चलता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें ये दूरी बताना है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगा देंगे जिसे थेल्स का प्रमेय कहा जाता है, जो है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमारे पास कर्ण भुजा, हमें इसका मान निकालना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बताना है। तो इसे x मान लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू लंब है हमारे पास 4 का वर्ग प्लस आधार है हमारे पास 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 25। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्स इक्वल टू 25, इसका वर्गमूल होता है 5। तो इसकी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु की दूरी होगी 5 किलोमीटर। तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न। एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 11 बजे चलता है और मालिक एक अन्य कार से रवाना हो जाता है। चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ने के लिए मालिक को कार किस चाल से चलानी पड़ेगी? तो ये मालिक के कार की स्पीड पूछ रहा है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 10 बजे कार चोरी होती है और हमें पकड़ना है इसे 12:30 पर। इसका मतलब 10 बजे से 12:30 तक टोटल होता है 2.5 घंटे का समय। हमें 2.5 घंटे में इसे पकड़ना है। और सॉरी, कुछ गलत बोल दिया। 10 बजे कार चोरी होती है, 12:30 बजे हमें पकड़ना है इसे। तो ये कुल 2.5 घंटे चल चुकी है। 2.5 घंटे चल चुकी है, इसलिए यह कार 2.5 घंटे में यदि 60 की स्पीड से चलती है तो 2.5 घंटे में कितनी चलेगी? 60 1 घंटे में चली, फिर 60 1 घंटे में चली, प्लस 30 फिर आधे घंटे में चलेगी। इस प्रकार ये 150 किलोमीटर ये चलेगी 12:30 बजे तक के। तो ये हमारे पास कुल दूरी आ गई। अब देखिए, यहाँ पर 11 बजे चोरी का पता लगता है, 11 बजे मालिक कार लेके निकलता है। तो मालिक जो है 12:30 तक टोटल कितने घंटे कार चलाता है? ये चलाता है 1.5 घंटे। 11 बजे से 12:30 बजे तक के होते हैं 1.5 घंटे। तो ये हमारे पास समय आया। 1.5 घंटे में मालिक को पकड़ना है। चलो अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं। तो सभी को ये सूत्र पता है
कि चाल बराबर ई से होता है दूरी बटे समय। तो हमें चाल निकालनी है, हम इसको x या फिर चाल ही लिखो इसको। तो दूरी हमारे पास क्या आ गई है 150, ये दूरी हमारे पास 150 आई हुई है। ठीक है, समय हमारे पास क्या है 1.5, ये समय हमारे पास आ चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 150 अपॉन 15 दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक शून्य ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे कार चलानी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य 2 दिन में खत्म करने के लिए 2 गुना कुशल है। यानी कि अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक 2 गुना काम करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 10 अकुशल श्रमिक है, ये 4 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। अब सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इसमें कितने और कुशल श्रमिक जोड़े जाए। तो हम चलो इसमें 10 श्रमिक थे, इसमें x श्रमिक जोड़ देते हैं जो कुशल है। तो ये दुगने कुशल है, यहाँ पे 2 गुने बोला है तो ये 2, इसमें हम 2 का गुना कर देंगे। और कार्य हमें पूरा करना है कितने दिनों में 2 दिनों में पूरा करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 चौक 40, अब इसे हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर गुना कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 धन 2 दूनी 4x। अब 20 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो 40 ऋण 20 इक्वल टू 4x। अब हमारे पास क्या बचा 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 अपॉन 4, दोनों कट गया, कितना बचा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो हमें कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को जोड़ना पड़ेगा 5। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो आप इसे दोबारा से देखें। एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है तथा पाइप बी 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले छूट गए तो टैंक को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। ए एक पाइप है जो 10 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप है बी जो 6 मिनट में खाली करता है। तो दोनों की कार्य करने की क्षमता अब खाली हो रहा है, यानी कि टोटल इसमें पानी कितना खाली हो रहा है 4 -4, दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो -4, ये हमारी क्या निकल गई कार्य करने की क्षमता, 1 मिनट में इसके कार्य करने की क्षमता। ये निकल गई। चलो आगे देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है। चलो अब हम देखते हैं कि दोनों नलों की कुल कार्य करने की क्षमता, दोनों नलों की कुल कार्य करने की क्षमता। कुल कार्य करने की क्षमता, तो दोनों नलों की कुल कार्य करने की क्षमता दोनों का गुना कर देंगे। एक ए नल और बी नल दोनों का गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 60। ये दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी हमारे पास। अब हम देखते हैं, अब हमें ये नहीं पता है कि कितना भरा हुआ है,
और टैंक कितना खाली है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 5x अपॉन 3x अपॉन 5x। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3x 5x हमने भरा है, क्योंकि हमारे पास कितना भरा हुआ है टैंक यह पता नहीं है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू x रख दी है। चलो ठीक है, तो ये 3x कितना है, भरा हुआ है, और ये 5x क्या है, खाली है। तो कुल खाली कितना है हम यह निकालेंगे। तो हम 5x इक्वल टू कुल कार्य करने की क्षमता 60, तो x इक्वल टू 60 अपॉन 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें क्या निकालना है, खाली करने की क्षमता। तो ये है इसकी खाली करने की क्षमता। तो भरे हुए से हम इसे वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3x इक्वल टू 12। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे हम फिर से देखते हैं। हमारे पास दो नल है, A 10 मिनट में भरता है, B 6 मिनट में खाली कर देता है। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आता है 4। तो 4 क्या है, 1 मिनट में इसकी कार्य करने की क्षमता। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता क्या है। दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता, दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, दोनों का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता आ गई हमारे पास 60। अब हमारे पास दिया हुआ है 3/5, कोई टैंक है जो भरा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू, हम पता तो है नहीं कि कितना भरा हुआ है, तो हम इसे 3x कर देते हैं, इसे 5x कर देते हैं। अब ये हमारा भरा हुआ है और ये हमारा खाली भाग है, ठीक है। अब हम खाली भाग से भरे हुए भाग को निकालेंगे। तो 5x इक्वल टू 60, ये हमारा दोनों नलों की कार्य क्षमता है। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब यही वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो हमारे पास खाली आ जाएगा। तो 3x, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 × 12, हमने x का मान रख दिया, तो 12 × 36, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब 1 मिनट में नल कितना खाली करता है, 4। 1 मिनट में खाली करता है 4, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 36 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 9 मिनट। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या हमारे पास है 100। तो पहली संख्या हो जाएगी 135 और दूसरी हो जाएगी 155। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी इसका और इसका अनुपात पूछा है। चलो ठीक है, 135 अपॉन 155, दोनों के यदि आप काटोगे तो आपका उत्तर आएगा 27/31, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। साठ प्रेक्षणों का माध्य 66 है। बाद में पाया गया कि एक प्रेक्षण 24 को भूल से 42 के रूप में ले लिया गया है। सही माध्य क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 60 प्रेक्षण हैं जिसका माध्य है 66। दोनों का गुना कर देंगे हम तो हमारे पास कुल प्रेक्षण आ जाएंगे। तो हमारे पास इनका दोनों का गुना करेंगे तो कुल प्रेक्षण आएंगे हमारे पास 3960। ये हमारे पास क्या आ गए, कुल प्रेक्षण। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि
24 को भूल से 42 लिख दिया गया है, तो हम 42 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18। तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया है? 18 ज़्यादा लिख दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, हमारे कुल प्रेक्षण थे इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध मान आ जाएगा। तो हम 3960 में 18 घटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध मान आ जाता है 3942। ये हमारे पास शुद्ध मान आ गया, शुद्ध मान आ गया हमारे पास। अब हम शुद्ध मान में से प्रेक्षणों का भाग दे देंगे तो हमारे पास उनका माध्य आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 3942 अपॉन हमारे पास कुल प्रेक्षण कितने थे? 60 से भाग दे देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 65.7। अब आप इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी तथा सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु क्या होगी? हमें यहाँ पर बी की आयु बताना है। चलिए देखते हैं। अब हमको यहाँ पर किसकी आयु मानना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सी की आयु मानेंगे। सी की आयु अगर x वर्ष है, हमने सी की आयु x मान ली है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, सी की आयु का दुगना है। चलिए ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी की आयु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इसी प्रकार ए की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 2 साल बड़ा है बी से, तो हमारी हो जाएगी 2x + 2 हो गई। चलो देखते हैं, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब इन तीनों की आयु का योग, अब इन तीनों की आयु का योग बोल रहा है कि 27 है, तीनों की आयु का योग। चलिए ठीक है, x + 2x + 2x + 2, ये तीनों हो गए x, 2x + 2x + 2। इनकी आयु का योग कितना बोल रहा है कि 27 है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x + 2 = 27। अब हम इधर इसका पक्षांतर कर देंगे +2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5x = 25। तो x की वैल्यू हमारे पास, ये कट जाएगा दोनों, तो क्या आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? b की आयु। तो b की आयु हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2x। तो x का यहाँ पर मान रख देंगे तो 2 × 5, तो हमारे पास क्या आ गया? 10। तो इसकी आयु क्या हो गई? 10 वर्ष। अगला प्रश्न, x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन का समय लगता है। y को 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं तथा z को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। यदि तीनों इस कार्य को 3 दिन तक साथ मिलकर करते हैं, फिर x और z कार्य रोक देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए y को कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो x पूरे कार्य का, हम इसे x ले लेते हैं, x पूरे कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में करता है। ठीक है, तो यह अब हम कोई भी अगर कार्य है तो उसको हम 1 मान के चलेंगे, क्योंकि पूरा कार्य यानी 1। तो पूरा कार्य यानी 1 को करने में कितना समय लगेगा? x। तो इसी प्रकार इसका तिर्यक गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x को पूरा कार्य करने में कितने समय लगता है? 4 × 12 दिन का समय लगता है। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे y को, तो y को कितना लगेगा? y उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करता है? 3 दिनों में पूरा करता है। तो y कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका इधर गुना कर देंगे हम, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 18 दिन में पूरा करेगा।
इसी प्रकार हम जेड का निकाल लेते हैं। तो जेड कितने दिनों में करता है? जेड उसी कार्य का आधा काम कितने दिनों में करता है? पूरा करने के लिए 5 दिन लगाता है। तो जेड कितने दिनों में कर लेगा? 5 दूनी 10 दिन। पूरा काम कितने में करता है? 10 दिनों में। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक्स वाई जेड के पूरे काम करने की वैल्यू आ गई है। तो एक्स वाई जेड, एक्स कितने दिन में करता है? 12 दिन में। वाई कितने दिन में करता है? 18 दिन में। और जेड कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। हम तीनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 180, यानी कि हमारे पास तीनों का कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क। चलिए ठीक है, अब तीनों क्या करते हैं? 3 दिन काम करते हैं साथ मिलकर। 15 धन 10 धन 18। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो इनका एक एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो इसका निकल जाएगा 18। इसमें भाग देंगे हम तो इसका निकल जाएगा 10 और इसका निकल जाएगा। इस प्रकार हम एक एक दिन का कार्य इनके यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इन 3 दिन काम करते हैं तो तीनों दिनों का इनका कार्य जोड़ दिया हमने। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इनका गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129, यानी कि ये तीनों मिलकर इतना काम कर चुके हैं। अब इसे हम टोटल वर्क से घटा देंगे, यानी 180 से हम 129 घटा देंगे तो हमारे पास कुल शेष कार्य निकल जाएगा। तो 51 हमारे पास हो गया शेष कार्य। तो हमें पूछा गया है कि शेष कार्य y कितने दिनों में करेगा। तो y का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है? y x y, ये कितना है? 10 है। तो हम इसे 10 से भाग दे देंगे तो इसका कार्य निकल जाएगा। तो ये निकल गया 5.1, ये इसका उत्तर हो गया 5.1 डेज। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% की हानि तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ अथवा हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले तो हमारे पास 10,000 की भैंस है। 10,000 की भैंस है, इसको क्या करता है? ये 12% की हानि पर बेचता है। 12% की हानि पर बेचता है। 12% की हानि पर बेचता है। तो 12% की हानि, जब हमारे को हानि होती है तो हम 100% में से इसे घटाते हैं। तो 100% में से हम जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 88। तो 88% इसका हम निकाल लेते हैं। कितना आ गया हमारे पास? 8,800 रुपये में इसने भैंस बेची। ठीक है, आगे देखते हैं। 7,500 की इसके पास गाय है। गाय बेचता है 7,500 में। 7,500 की गाय है, इसने 12% लाभ पे बेचता है ये। तो 12 यानी 12 नहीं 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ यानी कि हम 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120% लाभ को हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसका प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9,000 रुपये। गाय बेची। चलिए आगे देखते हैं। कुल लागत निकाल लेते हैं हम। कुल लागत गाय की और भैंस की तो कितनी है? 10,000 की हमारे पास में क्या थी? भैंस थी। और 7,500 की गाय थी। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लागत आ जाएगी। तो 17,500 रुपये हमारे पास कुल लागत आ गई। हमारे पास ये कुल लागत आ गई। अब देखते हैं हम 17,500 हमारे पास कुल लागत आ गई
और जो बेची गई है ये, इसको जोड़ देंगे तो बेची गई कुल लागत आ जाएगी। बेची कुल लागत, तो ये हो गई 8,800 रुपये और 9,000, तो ये कितना आ जाएगा कुल 17,800 रुपये। अब इसमें से हम 17,800 घटा देंगे तो हमारे पास बचता है 300 रुपये। 300 रुपये बचता है, ये हमारा प्रॉफिट बचता है। ठीक है, हम इसे ख़रीदते हैं 17,500 में और बेचते हैं 17,800 में। 300 रुपये का प्रॉफिट होता है हमारे पास। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, लागत है हमारे पास इतनी और बेचते हैं हम इतने रुपए में। 300 रुपये हमें बचते हैं, 300 रुपये हमारी बचत आ जाती है। तो हमारे पास जो लागत मूल्य है हमेशा ये 100% रहता है। यदि हमारे पास 17,500 रुपये 100% है तो हमारे पास जो हमारी बचत आई है 300 रुपये, ये कितने प्रतिशत होगा, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत। इनका तिर्यक गुना कर देंगे हम। 17,500 x इक्वल टू 300 इंटू 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 300, फिर इसके डबल शून्य, फिर 17,500। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/7। अब देखते हैं इनमें से 12/7 कौन सा है। तो ये देखिए, 7 एकम 7, 7 5 12, 12/7 ये वाला हमारा उत्तर है। एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देता है, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी कक्षा की नई औसत आयु हमें बताना है। चलिए देखते हैं। लड़कियां कितनी है हमारे पास? लड़कियां है हमारे पास कुल 20। इनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। कुल आयु हमारे पास आ गई 320 वर्ष। कुल आयु आ गई इनकी। लड़के कितने हैं हमारे पास? 20 है। इनकी औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। कुल आयु हमारे पास आ जाती है 340। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला जाता है कि एक लड़का और एक लड़की क्लास छोड़ देते हैं, तो लड़कियों की औसत आयु में 1 वर्ष का और लड़कों की औसत आयु में 2 वर्ष का फ़र्क पड़ जाता है। चलिए, एक लड़के ने छोड़ दिया तो हमारे पास, एक लड़की ने छोड़ दिया तो हमारे पास 19 लड़कियां बची। 19 लड़कियां बची हमारे पास। इनकी औसत आयु में क्या फ़र्क पड़ा? 1 वर्ष कम हो गई, यानी ये 15 हो गई। टोटल कुल आयु हमारे पास कितनी आ जाती है? 285। ठीक है, अब लड़के एक कम हुआ, लड़का 19 बचा। ठीक है, औसत आयु कितनी? 2 वर्ष कम होती है। 17 में 2 वर्ष कम हुए, फिर 15 बचे, फिर 285 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमारे पास पूरे क्लास की आयु आ जाएगी। पूरे क्लास की आयु हमारे पास आ गई 570। पूरे क्लास की आयु आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि पूरी कक्षा की नई औसत आयु, तो पूरी कक्षा की नई औसत आयु, तो टोटल हमारे पास 570 आयु है। हमारे पास बच्चे कितने बचे हैं? हमारे पास बच्चे बचे हैं ये 19 लड़कियां और 19 लड़के। ठीक है, तो औसत आयु निकालने के लिए हम इसमें भाग दे देंगे। 570 का जब हम 38 में भाग देंगे, 19 दूनी 38, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 38 कुल बच्चे बचे हैं। तो इसको इससे भाग देंगे तो हमारे पास 15
15 वर्ष आयु आ जाएगी। तो 15 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका 15 वर्ष ही है। आप इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ, जो हंसा से 30 वर्ष छोटा है। हंसा के माता पिता की आयु के बीच अंतर बताइए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हंसा की माँ की आयु 31 वर्ष थी जब हंसा का जन्म हुआ। हंसा माँ की आयु कितनी थी? 31 वर्ष थी। 31 वर्ष थी जब हंसा का जन्म हुआ। चूँकि हंसा और उसके भाई की उम्र का अंतर कितना है हमारे पास? हंसा और उसके भाई के उम्र का अंतर है हमारे पास 3 वर्ष का। तो हम ये जो अंतर है इसकी माँ की आयु में जोड़ देंगे तो माँ की आयु आ जाएगी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो हम 31 में 3 को जोड़ देंगे तो 34 वर्ष हमारे पास क्या आ गई? माँ की आयु आ गई जब हंसा का जन्म हुआ था, हंसा के भाई का जन्म हुआ था। भाई का जन्म हुआ था तो 34 वर्ष माँ की आयु आ गई। और वहीं भाई का जब जन्म हुआ था, हंसा के पिता का जन्म हुआ था, तब हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब भाई का जन्म हुआ था। तो ये हमारे पास आयु आई है, भाई का जन्म हुआ था तब माँ की आयु, पिता की आयु भाई के जन्म के समय कितने थी? 35 वर्ष थी। दोनों को घटा दिया, 1 वर्ष का हमारे पास अंतर आ गया। अगला प्रश्न, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये लीटर थी। श्री खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार में जाते हैं, जो 14 किलोमीटर लीटर का माइलेज प्रतिदिन लगभग 1000 किलोमीटर प्रति माह पड़ता है। गणना करें कि प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि वे 1000 किलोमीटर प्रति माह चलते हैं वो, तो हम मान लेते हैं कि ये 5000 रुपये में चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब कीमत बढ़ चुकी है, 10% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो अब ये 1000 किलोमीटर कितने में चल रहा है? ये 5500 रुपये में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो पहले ये 1 किलोमीटर चल रहे थे 5 रुपये में, अब ये चल रहा है 5.5 रुपीस में। चलो अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम कि ये अपने कितने किलोमीटर की कमी करते हैं। चलो ठीक है, ये 1000 किलोमीटर जाते थे, माना कि x किलोमीटर की इन्होंने कमी कर दी। ठीक है, और ये इन्हें अब पेट्रोल अब कितने रुपए में चल रहा है ये एक दिन? 5.5 रुपीस में। ठीक है, वही 5000 में ही इन्हें मैनेज करना है। $5000 में ही इसे मैनेज करना है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 x इक्वल टू अब इसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 55, ऊपर चले जाएंगे 00, 5000। अब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
90.90, इसका मतलब 91 किलोमीटर। शुद्ध मान यह है, यदि हम इसे देखा जाए तो 91 किलोमीटर होता है। भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। 10 वर्षों बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। भास्कर की वर्तमान आयु हमें बताना है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम बहन की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो भास्कर की क्या हो जाएगी, भास्कर की हो जाएगी 5x, ये 5 गुना बड़ा है इससे। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, 10 वर्ष बाद बहन हो जाएगी x + 10 की, और भास्कर क्या हो जाएगा 5x + 10। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। भास्कर की वर्तमान आयु हमें बताना है। भास्कर की आयु कितनी होगी, 3 गुनी होगी। चलिए देख लेते हैं। 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु है, तो 10 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु है x + 10। भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी, तो भास्कर की आयु अब हमारे पास क्या है 5x + 10, 3 गुनी होगी। भास्कर की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 30 = 5x + 10, तो हमारे पास आ जाता है 30। 30 - 10 = 5x - 10। 30 - 10 ये हो जाता है 20। 5x सॉरी यहाँ पर आएगा -3, तो ये हो गया 20। -3x आएगा यहाँ पर बच जाएगा 2x, तो x = 20/2। कितना आ गया हमारे पास 10 हमारे पास वैल्यू आ गई। भास्कर की वर्तमान आयु पूछी है, तो भास्कर की वर्तमान आयु हमारे पास क्या थी 5x, तो = 5x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। कितना हो गया ये 50 वर्ष, तो हमारा उत्तर आ गया 50 वर्ष। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमें बताना है। जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 1496। ठीक है, अब इस क्या बोल रहा है ये 15% ऑफ 1496, तो 1496 का 15%। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5880.4, तो ये हमारा उत्तर हो गया। औसत निकालिए, सभी को जोड़ के कुल संख्या से भाग देंगे। तो सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। कुल संख्या हमारे पास है 6, इससे भाग दे देंगे हम तो हमारे पास 39 इसका औसत आ जाएगा। x तथा y की आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों बाद अनुपात ये हो जाता है। x की वर्तमान आयु बतानी है, तो x की आयु क्या है हमारे पास 5x, और y की आयु हमारे पास क्या है 6x। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 7 वर्षों बाद x की आयु 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 5x + 7, y की क्या हो जाएगी
6x + 7। तो अब ये क्या बोल रहा है, 7 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, क्रमशः ये हो जाएगा। x की वर्तमान आयु बता रहा है। ठीक है, तो दोनों की आयु का अनुपात, तो 5x + 7 अपॉन 6x + 7, दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 6/7। अब इनका गुना कर देंगे हम ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा 35x + 49 = 36x + 42। तो हमारे पास यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 7। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास x की वर्तमान आयु पूछिए, तो x की वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, 5x। अब इसकी वैल्यू रख देंगे x की, तो x की वैल्यू रखेंगे हम 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 35 वर्ष। साठ छात्रों की कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। 60 छात्र है, 2/3 क्या है, लड़के हैं। 40 यानी हमारे पास क्या है, लड़के हैं। तो 60 में से हम 40 घटा देंगे तो ये हमारे पास लड़कियां निकल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर √216 किसका है, 216 किसका घन है, 216 घन है 6 का। ठीक है, और 5 किसका घन है, 125 क्या है, 5 का घन है। 6 पंचे 30, ये हमारा उत्तर आ गया। यदि हम इसे इस वर्गमूल के बाहर, घनमूल के बाहर निकालना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये किसका घन है। हम देखते हैं कि ये 6 का घन है, ये 5 का घन है, दोनों बाहर आ जाएंगे। 6 × 5 30, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अन्य इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।